बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं, वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता। मुद्दा जो आपको मालूम ही आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई और साथ साथ ये कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी ने एक दूसरे की दोस्ती की, एक तरीके से कहें कि उस पर मुहर लगा दी दोबारा उसके ऊपर। प्रदीप सिंह जी प्रोग्राम में आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट रुबिंदर सचदेवा जी। सर बहुत स्वागत है आपका भी, खास तौर पर अमेरिका पर वो नजर रखते हैं। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। आज यहां से बहुत सारी खबरें आएंगी। देखिए 18% पर डील आ गई, 25% का जो रूसी तेल खरीदने का जो हम पर जुर्माना था वो भी हट गया, टोटल 18% हम पर टैरिफ लग गया। लेकिन लोग अभी मैं देख रहा हूं अभी भी खुश नहीं है हमारे यहाँ, खासतौर पर ऑपोजिशन पूछ रहा है कि इसमें डिटेल बताइए। तो वो ट्रंप कह रहे हैं कि $500 बिलियन का सामान हमसे भारत खरीदेगा। वो कौन सा सामान आप खरीदेंगे? कृषि सेक्टर में उन्होंने कहा कि खरीद होगी, भारत हमसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी खरीदेगा, तो हमारे किसानों का क्या होगा? तरह तरह की बातें जो है वो की जा रही हैं। क्या हम रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे? ये सारी बातें अभी आएंगी प्रोग्राम में, इस पर हम बात करेंगे। पहली बात तो ये कि कल ऐसा क्या हुआ और उससे ये इसके पीछे का क्या पृष्ठभूमि है। अचानक अमेरिका में, भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर कहते हैं कि दोनों नेताओं के बीच बात हुई और वेट कीजिए बड़े अपडेट के लिए। और थोड़ी देर के बाद ट्रंप साहब का ट्वीट आ जाता है जिसमें वो बताते हैं कि एक शानदार डील भारत और अमेरिका की हो गई है। वो पूरा पोस्ट मैं भी आपके सामने पढ़ दूंगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या अचानक कोई डेवलपमेंट हुई है? क्योंकि अभी अभी पीयूष गोयल जी ने इस पर एक लंबा चौड़ा वक्तव्य दिया है और उसमें वो एक बात बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन दोनों के आत्मीय संबंधों की वजह से इस डील पर मुहर लग पाई। तो क्या है, क्या बैकग्राउंड क्या है? कल कैसे इस पर पहुंचे फाइनली? ऐसा नहीं था कि कल कोई ऐसी बातचीत हुई हो, उसके चलते सुबह सुबह रात भर बातचीत हुई और सुबह में उन्होंने अनाउंस कर दिया। ऐसा नहीं था। जैसे पिछली बार भी उन्होंने बातचीत की थी, उसमें ये कहा था कि भारत की तरफ से अपना जो प्रस्ताव दिया जाना था भारत ने वो दे दिया है, अब फैसला अमेरिका को करना है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि भारत के खेमे में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि मसला ट्रेड का है ही नहीं, ट्रेड से कुछ इतर मसला है जो डोनाल्ड ट्रंप अपने विम्स एंड फैंसी जिसे कहते हैं, अपने मूड के हिसाब से जो चीज़ें करते हैं उस हिसाब से भारत को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। वो होने नहीं जा रहा है। अब ट्रेड डील अभी हो, 1 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो, 3 साल बाद हो या ना हो, ये कैटेगोरिकली सौरभ बताया गया था हमें कि ट्रेड डील को लेके हम लोग जो कर सकते थे हमने कर दिया। अब हो या ना हो ये डोनाल्ड ट्रंप को फैसला करना है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि हम जहां थे, जो लास्ट ऑफर तकरीबन 1-1.5 महीने पहले लास्ट ऑफर दिया गया था, और एक तरह से आप देखें तो जुलाई के बाद भी भारत ने कुछ बहुत ज्यादा इसमें बदला नहीं है ट्रेड डील को लेके। कुछ चीजें उसमें ऐड हुई या सब्सट्रैक्ट हुई, लेकिन मोटे तौर पे जुलाई में जो भारतीय खेमे में जो भारत के जो नेगोशिएटर थे उनके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग थी, उसी अंडरस्टैंडिंग पे उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई। 1-1.5 महीने पहले हमारा फाइनल ऑफर चला गया था। 1-1.5 महीने पहले फाइनल ऑफर देके हमने ये कह दिया था कि अब आपको फैसला लेना है। और हम लोग जब पूछते थे कि कब होगा, तो हमें ये कहा जाता था कि या तो 1 दिन में हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 1 साल में हो या ना हो, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, फैसला उनको लेना है। तो अब यही बात है कि फिर ट्रंप साहब का मन बदला कैसे? कल दोनों के बीच एक कॉल पे बात हुई, फोन ट्रंप ने किया था, ये बात भी क्लियर है। तो फिर और उसके बाद एक घोषणा हो रही है, तो कुछ तो पीछे कुछ हुआ है। अब मैं फिर एक बार, जो अभी पीयूष गोयल जी ने कहा है, उन्होंने कहा है कि इंडिया हैज गॉट अ वेरी गुड डील विद यूएस बिकॉज ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन पीएम मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट। ये बात उन्होंने कही है। और उन्होंने ये इसके अलावा ये भी कहा है कि हमारे किसी भी हित से कोई समझौता नहीं है। एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स जो हैं, कृषि और डेयरी सेक्टर, ये पूरी तरीके से संरक्षित हैं। उन्होंने ये बात भी बोली और ये कहा कि अभी फाइनल स्टेजेस में है डिटेलिंग में ये ट्रेड डील, और बहुत जल्दी दोनों देश एक जॉइंट स्टेटमेंट जो है इसको लेकर के जारी करेंगे। मतलब डील डन है, फाइनल स्टेजेस में उसमें जो कुछ फाइन प्रिंट होता है वो तैयार हो रहा होगा और फिर वो आ जाएगा। सर आपकी समझ से कैसे बाजी पलटी है ये? नहीं, मुझे तो लगता है कि देखिए 2 चीज़ें हुई। एक, जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, उसमें जब स्टीम बनने लगती है तो वो सीटी होती है। अगर वो स्टीम रिलीज़ कर दे तो प्रेशर कुकर फटता नहीं। तो भारत को बनाना चाहते थे प्रेशर कुकर डोनाल्ड ट्रंप। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया, धीरे धीरे स्टीम निकाल रहे थे। इंग्लैंड से कर लिया ट्रेड डील, न्यूजीलैंड से कर लिया, किसी से कर लिया, फिर मदर ऑफ ऑल डील जो हुई, ईयू से जो डील हो गई, जिसकी उम्मीद, ऐसा लगता है बयानों से, जानकारी तो कोई नहीं है, कि डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल नहीं थी। और उनके एडमिनिस्ट्रेशन से जो बयान आया कि यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया, भारत पर हमने टैरिफ लगाया तो हमको उम्मीद थी कि यूरोप हमारा साथ देगा और यूरोप भी टैरिफ लगाएगा। फिर वही रूस से तेल का मुद्दा उठाया उन्होंने कि इसके कारण हमने लगाया था, खासतौर से पीनल टैरिफ,
तो यूरोप ने साथ नहीं दिया। तो अब ट्रंप को ये समझ में आ गया कि भारत ने बहुत सारे रास्ते खोल लिए, तो उस ईयू से जो डील हुई उसने उस प्रेशर कुकर की सीटी निकाल दी। अच्छा, तो अब प्रेशर कुकर के फटने का कोई सवाल नहीं था। तो इस ईयू से डील जो है वो मुझे लगता है एक गेम चेंजर साबित हुई। ट्रंप को लग गया कि अब इसको ज़्यादा खींचेंगे तो अपने यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। अमेरिका में अंदर जो है विरोध होने लगा था कि भारत से आप संबंध क्यों बिगाड़ रहे हैं, भारत को आप ज़बरदस्ती चीन और रूस की ओर क्यों धकेल रहे हैं, और भारत से डील नहीं होने, ट्रेड नहीं होने, ये जो आपने टैरिफ लगाया है उससे भारत को जो नुकसान हो रहा है वो तो भारत को हो रहा है, अमेरिका को भी हो रहा है। भाई वो सामान जो आ रहा है उस पर वो जो टैरिफ आपने लगाया है वो पैसा तो अमेरिकी नागरिक दे रहे हैं ना, तो महंगाई तो यहाँ बढ़ रही है। तो ट्रंप की सबसे बड़ी समस्या इस समय उनकी इकॉनमी है। तो इकॉनमी पर असर पड़ेगा तो उसका असर उनकी लोकप्रियता जो घट रही है लगातार और घटेगी, 30-35% पे आ गई है। हाँ, तो वो लगातार घटती जा रही है। मतलब जब से प्रेसिडेंट बनने उसके बाद से, मतलब ऐसा भी नहीं है कि ऊपर नीचे होता रहा हो कि बढ़ गई फिर घट गई, लगातार ही घट रही है। तो उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, भारत को दबाने की, झुकाने की सारी कोशिशें कर ली, तो उनको समझ में आ गया कि ये झुकने वाले नहीं है। और पहले अपने कार्यकाल में उन्होंने कहा भी था कि मोदी जो है बहुत टफ नेगोशिएटर है, तो ये मोदी ने साबित कर दिया। और मोदी तो छोड़िए, पीयूष गोयल ने साबित कर दिया। पीयूष गोयल ने जिस तरह से लीड किया टीम को, जिस तरह से नेगोशिएट किया, और जो एक वाक्य मुझे याद रहता है पीयूष गोयल का कि हम डेडलाइन से नहीं रेडलाइन से चलते हैं। तो जब वो कहा गया था कि भाई ये डेडलाइन है, इस समय तक पूरा कर लेना है, तो उन्होंने कहा डेडलाइन से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी रेडलाइन नहीं क्रॉस करेंगे। अब भारत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं, सेक्टर हैं जिनमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बाकी सब करने को। अब कुछ भी बोलते रहे ट्रंप कि भारत ने जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, अभी रूस का बयान आ गया कि हमसे ऐसी कोई बात नहीं हुई है, और भारत कभी बंद भी नहीं करेगा, कम करेगा। भारत को जहां फायदा होगा वहां से तेल ज्यादा वो सारी डिटेल आ गई है सर। आपने भी जो आपने कहा, मतलब अमेरिका के अंदरूनी हालात, अपनी इकोनॉमी, अपने अंदर लोगों का, व्यवसायियों का दबाव और ईयू से हुई डील, ये फाइनल बात चीज थी जिसने उनको पुश किया इस डील की तरफ। अभी आप जो कह रहे थे कि उनके अंदर लोग जो हैं वो नाराज हैं, एक कोलिशन है वहां पर, मेरे को भी रिसर्च में मिला, 800 बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस इस कोलिशन का हिस्सा हैं, और उसका नाम है वी पे द टैरिफ्स। कोलिशन का नाम है वी पे द टैरिफ। बाकी देश नहीं, हम आपके अपने बिजनेसमैन टैरिफ पे करते हैं, और वो तो ये कह रहे हैं कि 18% टैरिफ पे भी खुश होने की जरूरत नहीं है, इसको सेलिब्रेट मत करो। वो वहां अपने लोगों को कह रहे हैं, क्योंकि पहले इंडिया के ऊपर जो है 2-3% टैरिफ था। ठीक है, अब ट्रंप ने क्योंकि सब पूरी दुनिया पे लगा दी तो वो बेसलाइन बराबर हो गई, सभी की बेसलाइन वहीं से शुरू होती है। उसमें भी हम एडवांटेजेस पोजीशन में ही है क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटर से हमारा टैरिफ कम है। तो वो तो अभी भी कह रहे हैं कि भाई ये टैरिफ जो भी लगाए थे इसको नुकसान तो हम ही को हो रहा था, जो बात आप कह रहे थे उसके सपोर्ट में। अब ट्रंप ने देखिए बोला क्या, उन्होंने कहा इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स, मेरे सबसे अच्छे दोस्तों में से हैं, पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री। और फिर उन्होंने कहा है कि out of friendship and respect for Prime Minister Narendra Modi, effective immediately we agreed to do a trade deal between United States and India, और 18% पर हम उसको करने जा रहे हैं। आगे की बात में आता हूं। भाषा बदली, लहजा बदला, मोदी जी ने भी रेसिप्रोकेट जो किया, ठीक ठाक भाषा में, अच्छी भाषा में रेसिप्रोकेट किया। वंडरफुल टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप, उन्होंने भी डियर फ्रेंड जो है उनको कहा। फिर उनकी पीस इनिशिएटिव्स की भी तारीफ कर दी और कहा कि दुनिया को उनकी लीडरशिप की बड़ी जरूरत है और हम उसके साथ हैं। तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे कभी कुछ बिगड़ा ही नहीं था दोनों के बीच में, अचानक इतना रोजी हो गया सब कुछ। ऐसे कैसे सर? सॉरी, ये दोनों के बीच में कुछ ज्यादा नहीं बिगड़ा था। जो बिगड़ा था वो देशों के नेशनल इंटरेस्ट थे, ठीक है ना। दोनों लीडर्स एक दूसरे को वार्म से करते हैं। मेरे विचार से जो अगर बात हो रही कि क्या हुआ, जो गेम मतलब ये डील की हुई, मेरे हिसाब से ये है तेल की बात। अच्छा, हमने तेल लेना कम कर दिया था रशिया से। बाय द वे 50% टैरिफ है, 25% तेल की थी, 25% ट्रेड की थी, राइट। ट्रेड के बारे में बातें हो रही थी, काफी डिस्कशंस हो गई थी। हमारी रेड लाइंस, उनकी जो डेडलाइन छोड़ी, हमारी रेड लाइंस वगैरह वो कार्व आउट हो रखी थी काफी हद तक। हमने पिछले 6 महीने में कोई और भी कदम रखे
जो कि रिफॉर्म्स ये हमसे मांग रहे थे और जो हमारे अपने हित में भी हैं। हमने अपना न्यूक्लियर सेक्टर का जो बिल था लायबिलिटी 2010 वाला, उसको बदला। वो जो बिल यूएस इंडिया न्यूक्लियर डील के बाद आया था, वो ऐसा बिल था कि जिसकी लायबिलिटी थी जो वेंडर है उसके ऊपर, ऑपरेटर पे नहीं। दुनिया भर में ऑपरेटर पर होती है। तो बाहर की कंपनियां छोड़ो, हमारे देश की खुद कंपनीज बीएचईएल, एनटीपीसी वगैरह न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन के साथ पार्टनरशिप नहीं कर रही थी कि ये लायबिलिटी बहुत ज्यादा है। अगर हुआ तो मैं उसमें इन्वॉल्व था खुद, आई कैन टेल यू क्लियरली। तो ये रिफॉर्म अमेरिका भी प्रेस कर रहा था और हमें भी लगा ठीक है, इसी कुछ चीजें हमें खुद अपनी भी रिफॉर्म करनी है। हमने अपना इंश्योरेंस सेक्टर भी खोला 75 से 100%, राइट। वो उनकी मांग थी, हमें भी ये वाई नॉट मार्केट कॉम्पिटिशन। तो हमने कुछ इस तरह की चीजें करी। ये सब ट्रेड कंपोनेंट में था। जो मेन अटका हुआ था मामला वो था रशियन ऑयल का, ठीक है। तो ये डील मांगिए खाका बना पड़ा था, जैसे आप कह रहे हैं महीने पर पहले। बात ये थी ये तेल वाली गुत्थी सुलझे तो ये सारी चीजें किक इन हो जाएंगी। नाउ तेल में हमने देखा कि रशिया का जो डिस्काउंट है वो भी कम हो रहा था। दुनिया में क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी कम हुई है, इस समय करीब $65 अ बैरल और समथिंग है। वेनेजुएला का तेल खुल गया तो और कम होगी। हाँ राइट, एग्जैक्टली राइट। तो जो डिस्काउंट में हमें मिल रहा था, देखिए पहले 4 साल हम खड़े रहे, राइट। इतने आते थे, हमने बोला नहीं हम ले रहे हैं, हमारे इंटरेस्ट पे अच्छा डिस्काउंट मिल रहा था हमें। अब डिस्काउंट मिलना कम हो गया था। एज वेल एज ध्यान रखिए इनकी सेनेट और हाउस में एक बिल चल रहा है जो कह रहा था 500% टैरिफ्स अगर रशियन ऑयल खरीदते रहे। तो वो हमारे सामने है, अगर हम खरीदते रहे तो वो आएगा। तो करीब दिसंबर से हमने रशिया से तेल खरीदना कम करा है। ये सारा इंडस्ट्री डेटा है, हमारी सरकार कहे या मैं जो बताता कहे। हूं, नवंबर 2025 में हम तेल खरीद रहे थे 7.7 मिलियन बैरल्स पर डे, ठीक, 7.7। Okay. और आज जनवरी में हम खरीद रहे हैं 1.2 मिलियन। 7.7 मिलियन से हमने जनवरी में 1.2 कर दिया, जो फरवरी में 1 मिलियन हो जाएगा और मार्च में 8 लाख हो जाएगा। एग्जैक्टली तो हम कम कर रहे हैं बिल्कुल। और इसे आप कहीं अमेरिकन प्रेशर में कर रहे हैं। हाँ, हम देख रहे हैं राइटिंग ऑन द वॉल, क्योंकि देखिए हमें इकोनॉमिक कैलकुलेशन करनी है। पिछले 1 साल में जो हमने रशिया से तेल खरीदा है डिस्काउंटेड, हमें करीब $10 बिलियन का फायदा हुआ हमारी सरकारी प्राइवेट कंपनीज को। अगर फ्री मार्केट $26 बिलियन 26 वो 3 सालों में हुआ है। हाँ, पिछले 1 साल का मैं कह रहा हूं 10 बिलियन, ठीक है। 1 साल में 10 बिलियन हुआ है। 3 साल का जो लिए टोटल 26 है। 1 साल का 10 बिलियन हमें फायदा हुआ है अगर हम मार्केट में खरीदते। एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये जो 50% टैरिफ चल रही है सर, 1% टैरिफ हमारी एक्सपोर्ट $1 बिलियन कम करती है अमेरिका में। और $1 बिलियन जो हमारा एक्सपोर्ट है करीब 1 लाख नौकरियों को सपोर्ट करता है। तो अगर ये 50% टैरिफ हमारा 1 साल पूरा रहे हम पे, इसका मतलब हमारा एक्सपोर्ट $50 बिलियन कम हो जाएगा। 50 नहीं तो 40 बिलियन कम हो गया और 30 से 40 लाख नौकरियां गई। अब आप इकोनॉमिक कैलकुलेशन कीजिए, आपको $10 बिलियन बचाना है खरीद में, या आपको 40 बिलियन का एक्सपोर्ट का नुकसान करना है, 30-40 लाख नौकरियों का नुकसान क्लियर करना है। चॉइस आपके सामने। तो चॉइस आपकी स्टार्क है। तो ये हमने, वो कह रहे थे, हमने भी देखा, अब सिचुएशन ऐसी थी। तो ये रियलिज्म है, रियलिस्टिक है। और मेन बात है कि रशियन ऑयल के अब डिस्काउंट का फायदा नहीं है ज्यादा, क्योंकि रशियन ऑयल अगर आप, अभी तो हम ठीक खरीद रहे हैं, बट लूक ऑयल और रोस्नेफ्ट इन दोनों पे सैंक्शन लग गई है। तो अगर इनसे आप तेल लोगे तो बीच में इंटरमीडिएट कंपनीज आती हैं, उनकी कुछ कीमत बढ़ेगी। जो फ्लीट है लेकर आती है उनको इंश्योरेंस नहीं मिलती, क्योंकि लॉयड्स वगैरह इंश्योरेंस नहीं दे रहे हैं इनको, राइट। वेस्टर्न सैंक्शंस है, उसकी कीमत बढ़ी। तो ये जो फ्रिक्शनल कॉस्ट है ये भी ऐड हो जाती है। तो जो रशियन ऑयल पे फिलहाल डिस्काउंट चल रहा है, ओके, उसमें अगर ये कॉस्ट इंक्लूड कर ली जाए तो आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। तो देन इकोनॉमिक केस है कि हम $10 बिलियन बचाएं या 40 बिलियन के एक्सपोर्ट बचाएं और इतनी नौकरियां बचाएं, तो ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं और ये करते हैं। और अर्जेंसी क्यों है मैं बताता हूं इसी में। तो इकोनॉमिक से है अर्जेंसी, ये है वेनेजुएला। और अर्जेंसी इसलिए है कि रशिया का जो हम तेल लेते हैं डार्क हैवी, उसी तरह का वेनेजुएला का भी है, जो कि हमारी रिफाइनरीज खासकर रिलायंस वाली प्रोसेस कर सकती है। अब वेनेजुएला के पास करीब 50 मिलियन बैरल तेल था, क्योंकि इन्होंने ब्लॉकेड कर रखा, तो निकालते तो जा रहे थे पर स्टोर कर रहे थे, एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। अब उस 50 मिलियन को इन्होंने कहा ये हमारा हो गया। उस 50 में से इन्होंने करीब 5 मिलियन ऑलरेडी बिकवा दिया है, एक सिंगापुर की कंपनी और एक स्विट्जरलैंड की कंपनी, ऑयल ट्रेडिंग कंपनीज के द्वारा। और करीब $500 मिलियन उसमें आए उस ट्रांच में। उसमें से 200 मिलियन इन्होंने वेनेजुएला सरकार को दिए, क्योंकि वेनेजुएला को दिखाना है, देना है, उसको भी फायदा, तभी वो इनके साथ और चल रही है। और बाकी $300 बिलियन बाय द वे, ये जो अकाउंट है ना कतर में है, ओके। तो 200 बिलियन वेनेजुएला को दिए। अब इसको ये है कि अगर इंडिया रशिया से कम करेगा, सेम ऑयल है वेनेजुएला वाला, हमें भी है कि ठीक है, अगर उसी मार्केट रेट में मिल रहा है, डिस्काउंट ना भी दे में वेनेजुएला का,
हमें तो मार्केट में जाना पड़ेगा ना, हम तो ओपन मार्केट का लेंगे। तो अगर हम वेनेजुएला का लेते हैं तो जो हमारे डॉलर जाएंगे उसमें से एक पोर्शन ऑफ डॉलर से वेनेजुएलन सरकार को पंप इन करेगा। तो ये दोनों चीजें कंबाइन होकर मेरे ख्याल से उनका तेल खरीदने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हरदीप पुरी जी का स्टेटमेंट भी आया कि हम तो पहले खरीद ही रहे थे। नहीं देखिए, एक चीज देखिए, जब हमने खरीदना शुरू किया रशिया से ऑयल तो $15 का डिस्काउंट था। अब वो डिस्काउंट $2 से कम पर आ गया है। हम ये वॉर शुरू होने से पहले तो नहीं खरीदते थे रशिया से ऑयल, मुश्किल से 1-1.5% खरीदते थे। तो हमने क्यों खरीदना शुरू किया? रशिया के प्रेम में नहीं, हमको सस्ता मिल रहा था और यूएस और यूरोप चाहते थे कि खरीदें, जिससे तेल का दाम न बढ़ने पाए। तेल का दाम बढ़ गया होता अगर हम रशियन ऑयल नहीं खरीदते। ये हमने एहसान किया पूरी दुनिया पर कि इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ता, केवल भारत में नहीं बढ़ता, भारत में तो बढ़ता ही जी। दूसरी बात, मुझे ये इतनी सिंपलिस्टिक नहीं लगती कि हमारा इतना बिलियन का जो है एक्सपोर्ट रुक जाएगा तो इतनी नौकरी चली जाएगी। ये तो हमको पहले दिन से कैलकुलेशन मालूम था। ऐसा तो नहीं है कि अगस्त में जब 50% हुआ तो हमको ये कैलकुलेशन नहीं पता था। बिल्कुल। तो हम उसी दिन घोषणा करते कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे। नहीं, पर तब हमें डिस्काउंट में मिल रहा था ना सर। हम तब पुश भी- करते नहीं, रहे, हम पुश करते तब रहे। भी हमें $2-2.5 वो कह रहे हैं कि इसके अलावा भी कुछ है। हाँ, इसके अलावा हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है कि रशिया से हमने अब भी बंद नहीं किया है। डिस्काउंट कम हो गया है तब भी हमने बंद नहीं किया है, कम करते तो जा फिर रहे हैं। और कौन सी बड़ी प्रॉब्लम थी जो हट गई अचानक? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं कि अमेरिका को लग रहा था कि हम दबाव में ला सकते हैं भारत को और हमारा साथ देगा यूरोप। ये जो फिर कह रहा हूं, यूरोपियन यूनियन से जो डील हुई है वो एक तरह से गेम चेंजर है। अच्छा, अब ये बताइए, अब आप रूस से तेल खरीदना तो आप कम कर रहे हैं और रशिया का स्टेटमेंट आया भी है कि हमारे पास कोई, हमसे ऐसी कोई बात नहीं हुई कि ऑयल परचेज बंद हो जाएगा। हमारे और रूस के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा इससे? नहीं, मुझे नहीं लगता। रूस को भी मालूम है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है और केवल रूस से तेल की बात होती तो फिर हमसे ज़्यादा तो समस्या चीन को होनी चाहिए थी। हमसे ज़्यादा टैरिफ चीन पे लगना चाहिए था। सर वो हम रूस से एनर्जी तो अमेरिका और यूरोप भी खरीद रहे हैं। तो वो तो एक जो है मतलब आप, वो कहावत है कि भाई अगर आपको, गांव की कहावत है, पत्नी को तलाक देना है तो आपने कहा साग में हल्दी क्यों नहीं डाली। ये उस तरह का बहाना है। अच्छा, अब सर वो बातें जिन पर थोड़े से सवाल जो अपोजिशन पूछ रहा था, जो पहले इन्होंने कहा, एक तो तेल वाली बात हमने करी ली कि भाई तेल हम खरीदना बंद कर देंगे, तो ऐसा कोई घोषणा नहीं हुई है। पीयूष गोयल जी ने भी इस पर कुछ बोला नहीं है। घोषणा तो एक सरकार करेगी भी नहीं ना। हाँ, और ना प्राइवेट सेक्टर खरीदता है, वो उनकी मर्जी है, ना खरीदे तो वो कम करेगा। और ना हमने कम किया, बंद किया भी नहीं है। तेल की बात हो गई। दूसरा, ये जो $500 बिलियन ट्रंप कह रहे हैं कि भारत $500 बिलियन का सामान लेगा अमेरिका से, इसमें एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल, ये बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। तो ये $500 बिलियन कितने समय में, क्या चीज, एग्रीकल्चर लिखा है तो एग्रीकल्चर में कौन सा प्रोड्यूस उनसे खरीदेंगे? आज जैसे अखिलेश यादव ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, उन्होंने यही, राहुल गांधी ने तो कहा कि भाई किसानों के खून पसीने को बेच दिया मोदी जी ने, भाई आप मान गए आखिर। पीयूष गोयल जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी रेड लाइन एग्रीकल्चर और डेयरी थी, वो मेंटेन्ड है, उस पर हमने कोई समझौता नहीं किया। अगर ठीक मुझे याद है तो कुल $750 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, 700 बिलियन। 500-550 कैसे अमेरिका से खरीद लेंगे? नहीं, बाकी दुनिया से शशि थरूर ने एग्जैक्टली यही बोला कि जब टोटल इंपोर्ट 700 बिलियन है तो उसमें से 500 बिलियन आप कैसे कर लोगे? तो एक बात अगर मान ली, अब वो लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो हो सकता है ओवर अ पीरियड हो, 5 साल 10 साल जो भी हो, लेकिन फिर उसमें एग्रीकल्चर आ गया तो लोगों ने कान खड़े हुए कि वो कह रहे हैं कि अब एग्रीकल्चर का सामान खरीदोगे उनसे। ये जो $500 बिलियन का जो डाटा है ना, पिछले साल जब मोदी गए थे अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप से, पिछले साल फरवरी में, तब की उस समय बातचीत में ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम का टारगेट है। वो ये नहीं है कि हाँ ईयरली हो जाएगा और हर साल हमें उस चीज को करना है। वेरी ट्रू। वो तो एकदम से आप एक कह सकते हैं ना, जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि इंडिया की इकोनॉमी 2030 तक कहाँ जाएगी, भारत अमेरिका व्यापार 2030 तक कहाँ जाएगा, वो उस संदर्भ में था। इसमें दो चीजें एफआई में, एक 500 बिलियन का जो नंबर है ना, वो ये नंबर है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, इसके बाद 2030 तक हमारा दोनों देशों का ट्रेड 500 बिलियन होगा। वो ये टारगेट है ट्रंप के आने से पहले से भी। अभी हमारा अमेरिका के साथ ट्रेड है करीब $200 बिलियन, 212 बिलियन है ना, 212 बिलियन। तो ये फ्री ट्रेड वगैरह 500 बिलियन का 500 बिलियन टारगेट था 2030 तक का। ये बाइडन के समय भी ये चल रही थी। तो एक तो वो आंकड़ा है, ठीक है। अब ट्रंप जो कह रहा है, इसमें शायद ये हो सकता है कि वो आगे का कह रहा है, वही बात किस पीरियड में। अगर मानो हमारा जब $500 बिलियन दोनों साइड का ट्रेड हो जाएगा,
अभी फिलहाल जो हम 200 बिलियन का ट्रेड है, हमारा करीब 120 बिलियन है और अमेरिका से हम करीब 80 लेते हैं, तो मानो 60% हम 40% हम उनसे इंपोर्ट कर रहे हैं, राइट? तो 500 बिलियन हम करते हैं 87 बिलियन गुड्स के, सर्विसेज हाँ, नहीं, goods। 87 बिलियन हम एक्सपोर्ट करते हैं और 41 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो ये है जब 200 है। जब 500 बिलियन हमारा एनुअल ट्रेड हो जाएगा तो ये 40 बिलियन 100 बिलियन पहुंच जाएगा। तो साल का मानो हम अमेरिका से 100 बिलियन का सामान नहीं, खरीदेंगे। और अगर इसमें आप ऑयल जोड़ लें, केवल ऑयल जोड़ लीजिए, अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमसे और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, और वेनेजुएला बात है, ये अब वही मैं वेनेजुएला बोल रहा हूं, अमेरिका अब वो जो एक ही बात है। तो आप 142 बिलियन डॉलर का तेल खरीदते हो हर साल, 142 बिलियन डॉलर का तेल ही खरीद रहे हो, वो आधा भी शिफ्ट हो जाएगा, अगर उधर सम परसेंटेज भी अगर शिफ्ट हो जाएगी तो वो 500 बिलियन उतना दूर लगेगा नहीं। एग्जैक्टली, और 500 बिलियन एक साल का फिगर थोड़ी है, वो क्यूमुलेटिव वो भी और फिगर लंबे पीरियड में से और एग्रीकल्चर वाली का हिस्सा बिल्कुल नहीं होगा, वो तो नहीं, वो उन्होंने बयान का हिस्सा है, ओवर एंड अबव है वो। हाँ वही वो अलग है, वो एकदम अलग अब ये चीज़ जो है। एग्रीकल्चर वाली बात है, पीयूष गोयल जी ने कहा कि ये बिल्कुल हमने इस पर अभी कोई समझौता नहीं जैसे किया। एग्रीकल्चर में आपने कहाँ से फैलनी शुरू हुई है कि यूएस के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, यस, उन्होंने वो ट्वीट करना जब शुरू किया कि इंडिया का बड़ा बाजार मिलेगा, यहाँ के किसानों के पास पैसा आएगा, तो वहाँ से फिर यहाँ पे पैनिक फैलना शुरू हुआ, क्योंकि ट्रेड डील के बारे में बता वो रहे थे पहले से। तो उसमें जो हमारी रेड लाइन थी वो अभी भी बरकरार है। और बाकी चीज़ें जैसे ब्लूबेरी पे अभी हम लोग टैक्स कितना लगाते हैं, 3%, और हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो होता नहीं है। रसबेरी, ब्लूबेरी, इस तरह की चीज़ें जो कि यहाँ के किसान मटर जिसको है। प्रोड्यूस नहीं करते, पीली वो आप मटर वहाँ है। से ले लेंगे। हाँ, या एप्पल ले लिए आप, एप्पल की कमी तो हमें ऐसे भी Washington इंपोर्ट ही लाते करते हैं। हाँ, दूसरी नहीं, हम चीज़ मक्का भी की- लेने के लिए तैयार है, एथनॉल के लिए अपने। हाँ, लेकिन उसमें एथनॉल वाले में समस्या है, उसमें कुछ आगे समस्या है। तो सोयाबीन और मक्का को लेके हमें थोड़ी दिक्कत थी, उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। और जो रेड लाइन एग्रीकल्चर को लेके थी वही है, उसी सेक्टर को खोला जा रहा है जो कि हम लोग, जैसे मैंने बताया आपको, कि ऐसी चीज़ें जो कि प्रोड्यूस नहीं करते यहाँ के किसान। और किसानों के लिहाज से सौरभ, सरकार के पास कंसर्न इस लिहाज से है कि यूएस के किसानों को जितनी सब्सिडी मिलती है, हर साल 25 लाख के आसपास उनको सब्सिडी मिलती है, हम लोग 6,000 रुपये देते हैं। हमारे किसान हैं 11 करोड़ के आसपास, उनके पास किसान है 18 से 20 लाख, तो कहाँ कंपेयर होगा? तो वो रेड लाइन तो जैसी बरकरार रहनी चाहिए अभी वैसी है। बताइए कि दोस्ती दोबारा बन गई, अब ये बोर्ड ऑफ पीस में भी जाना पड़ेगा क्या इसके साथ? अब वो एक दबाव तो रहेगा निश्चित तौर पे कि उसमें वो देखने वाली चीज रहेगी, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं हो सकता माने भारत के हिसाब से। हमें वो जाना उनकी तरफ नहीं से जो चाहिए। क्या है जाना नहीं चाहिए वहाँ से- क्योंकि और देखिए, मुझे लगता है जाएंगे भी नहीं शायद। क्योंकि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है ना, केवल ये गाजा के लिए नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के लिए है। 8-10 जो इसने ऑलरेडी जंगें रुकवाई हैं या फ्यूचर में जो होंगी, तो फ्यूचर में तो कश्मीर भी कॉन्फ्लिक्ट एरिया है। तो अगर हम बोर्ड ऑफ पीस में चले ऑपरेशन गए, सिंदूर रुका ही नहीं है हाँ अभी। हाँ राइट, एग्जैक्टली, तो अगर हम बोर्ड ऑफ पीस में चले गए और कल को हुआ कि भाई चलो बोर्ड ऑफ पीस कश्मीर के मुद्दे को रिजॉल्व करेगा, क्या हम उसकी पंचायत में जाएंगे? तो हमें नहीं, लेकिन ये- दबाव we डालेंगे should वो not. जरूर, We इसमें should कोई not. दो राय नहीं। We उनका should not. एम्बिशियस प्रोग्राम है, नहीं, हमें वो दबाव तो पूरा ये एक डालेंगे। और रेड लाइन होनी चाहिए सर, मेरे हिसाब से हमारी क्लियरली, कि बोर्ड ऑफ पीस में बिल्कुल वी शुड नॉट। ट्रम्प कितना चाहते होंगे कि भारत आए? ट्रम्प चाहते तो बहुत होंगे, काफी ज्यादा चाहते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं। देखिए, भारत इस समय ऑब्वियसली लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑन प्लैनेट अर्थ, मिडिल पाथ, हमारी लेगेसी, गांधी, बुद्धा, जियो और जीने दो, ये सब चीजों का इंडिया सबसे, पीएम ने भी आज अपनी उसमें कहा कि हम मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तरह से मानी, दुनिया में जो स्टेबिलिटी की बात कर रहा है भारत, जो माना जाता है। उन्होंने कहा कि इस सेंचुरी की जो सबसे बड़ी घटना है वो ये है कि भारत वर्ल्ड के सेंटर स्टेज में आ चुका है। तो वैसे में डोनाल्ड ट्रंप कैसे नहीं चाहेंगे कि अपना हाँ, उनका एम्बिशियस पीस बोर्ड पे। प्रधानमंत्री ने कहा आज भारत इस सदी की सबसे बड़ी घटना यह है कि हम दुनिया के सेंटर स्टेज में हैं। उन्होंने फिर ये भी कहा कि कुछ लोग डोनाल्ड ट्रंप के फैसला जब हुआ था तो टूट पड़े थे हमारे ऊपर, टैरिफ वाले फैसले पर तरह तरह के सवाल हमसे जो हैं वो पूछे जा रहे थे, लेकिन आज दुनिया में संतुलन कायम रखने में भारत की भूमिका सबसे अहम है। और उन्होंने कहा कि ये भी कहा है कि पत्थर पर लकीर खींचने की आदत हमको नहीं छोड़नी चाहिए। और ऑब्वियसली वो भी आज सेलिब्रेटरी मूड में थे, मुझे ऐसा लग रहा है। सेलिब्रेटरी मूड में बिल्कुल सौरभ नहीं थे, अच्छा। टास्क मोड में थे। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो रिपोर्ट नहीं हुई उसमें एक चीज़ ये था कि एनडीए के सभी सांसद हैं, उन सांसदों को उन्होंने स्टार्ट इस बात से की कि आप लोग जैसे पार्लियामेंट में ही आते हो तो चाय पीते हो, कैंटीन में बैठते हो या टाइम इधर उधर देते हो, चाय ठीक है कि आपको बहुत पसंद है, चाय वाला भी पसंद होना चाहिए। और चाय वाला ये बात कह रहा है कि अपने अपने पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में आप जाएं और वहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को लेके और लोकल लेवल पे हर कंस्टिट्यूंसी के हिसाब से उनके सम्मेलन करें, वहाँ पे देखें कि एक्सपोर्ट के लिहाज से कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका ट्रेड किया जा सकता है, और उसमें क्वालिटी और सर्विसेज दोनों चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो एक तरह से उन्होंने आज टास्क दिया है हर सांसद को, और उसमें आप समझ सकते हैं कि किस दिन नहीं देते टास्क। और ट्रेड को लेकर टास्क मिलना सांसदों को कि भाई आपको
एक्सपोर्ट में बढ़ावा करना है और उसके हिसाब से आपको मीटिंग करनी है, उसके हिसाब से आपको चुनने हैं कि कौन से प्रोडक्ट हैं क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जा सकते हैं। अब जरा ऑपोजिशन की बात कर लेते हैं। राहुल गांधी उनका भी एक अगला अलग मसला चल रहा है। एक्चुअली वो पार्लियामेंट में बोल नहीं पा रहे क्योंकि वो ऐसी चीज बोलना चाहते हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड नहीं है, पूर्व आर्मी चीफ की किताब को लेकर के। और उन्होंने कल भी कोशिश की, आज भी प्रयास हुआ, आज भी उनको नहीं बोलने दिया गया। तो जब वो बाहर निकले तो बड़े खिन्न थे और उन्होंने कहा ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने नहीं दिया जा रहा है। फिर उसके बाद जो उन्होंने बातें की, आज वो पर्सनल हो गए मोदी जी को लेकर के, बिल्कुल पर्सनल हो गए थे। और उसके बाद उन्होंने किसानों वाली बात की कि इनका खून पसीना जो है बेच दिया। फिर उन्होंने कहा हमारे प्राइम मिनिस्टर कॉम्प्रोमाइज हो गए, इसीलिए ये सारी शर्तें ट्रंप की जो है मानते जाएंगे, पहले भी मानी है, आगे भी मानते जाएंगे। उनकी पार्टी कह रही है कि 10 मई को भी सरेंडर किया था, ऑपरेशन सिंदूर का लास्ट डे 10 मई, और आज भी सरेंडर कर दिया ट्रंप के आगे। सारी घोषणाएं ट्रंप क्यों करता है पहले, हम क्यों नहीं पहले बताते? तो उसका जवाब पीयूष गोयल ने दिया कि टैरिफ ट्रंप ने लगाया था तो हटाने का ऐलान भी ट्रंप करेगा, हम थोड़ी करेंगे कि टैरिफ हटा दिया ट्रंप ने, वो भी ट्रंप ही बताएंगे। तो इसीलिए उन्होंने ऐलान किया। मगर वही सरेंडर वाली बात आ गई फिर से कि ये भी सरेंडर है। नहीं, आप आरोप लगाने के लिए तो स्वतंत्र है, कुछ भी आरोप लगा, लेकिन उसके पीछे कोई तथ्य भी तो होना चाहिए, कोई तर्क भी तो होना चाहिए। जो बात राहुल गांधी बोल रहे हैं उसके पास, उनके पास कोई तथ्यात्मक जवाब है क्या? किताब को ही कोट कर रहे हैं। अगर उनको ऐसा ही करना था तो उनकी पार्टी तैयारी करती और जनरल नरवणे से एक इंटरव्यू करवा लेते और उसके आधार पर बोलते। भाई, जिस किताब की वेटिंग कर रही है डिफेंस मिनिस्ट्री, वो कायदे से ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में आ जाता है कि आप उसके जो डिटेल्स हैं उसको डाइवर्ज नहीं कर कह रहे हैं कि बोलने देना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है, सरकार बाद में क्लैरिफाई कर देती। फिर मतलब नियम तोड़ने देना चाहिए था, क्या फर्क पड़ता है? हम रेड लाइट जंप कर जाएं और जो है कोई कहे कि अरे कोई बात नहीं, एक रेड लाइट जंप कर दिया तो क्या आसमान टूट गया, करने दीजिए। तो मतलब नियम, अगर नियम से चल रहा है सदन तो उसका कोई मतलब है कि नहीं? मुझे तो दूसरी बात तो ये सबके लिए लागू होगा ना। चलो, कल एक इशू था उनके हाथ में, कल वो बार बार प्रयास कर रहे थे वो बात कहने का, नहीं हो पाया, व्हाटएवर, वो उस पर वो उनको राजनीति करने की पूरी उनकी छूट थी, की भी उन्होंने। आज तो ये बड़ा मैटर था ना। आज जब वो खड़े हुए तो उनको, मैं तो उम्मीद कर रहा था ट्रेड डील पर पहले बोलेंगे, आरोपी लगाना था तो ट्रेड डील पे लगाते, लेकिन वो आज भी वहीं अटके हुए थे जहां कल अटके हुए थे। फिर उनके लोगों ने खड़े होकर के टेबल के ऊपर खड़े होकर कागज वागज फाड़ के स्पीकर की तरफ फेंकने की भी कोशिश की, चेयर की तरफ। 8 लोग शायद सस्पेंड भी किए गए। 8 लोगों को सस्पेंड किया गया। उसके पीछे वजह ये थी कि जैसे राहुल गांधी जब बार बार उसी बात पे आ रहे थे और उसके बाद सदन की कार्रवाई कल से आप देख रहे थे 3-3 बार एडजर्न करना पड़ा। कल हाउस में ऐसा हो रहा था कि राजनाथ सिंह जी उठ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी उठ रहे हैं, राहुल गांधी जी जब बोल रहे हैं तो उसके बाद आज जब फिर उसी लाइन पे हो रहे तो उनके बाद समाजवादी पार्टी के जो वक्ता हैं उनका नाम अनाउंस किया गया, वो नहीं बोले, तो टीएमसी के सांसद का नाम अनाउंस किया गया, वो भी नहीं बोले। तो इस तरह से करते करते जब बालयोगी के पास आया तो उन्होंने स्पीच देना शुरू कर दिया। मतलब ये कि राहुल गांधी और उनके साथ बाकी जो दूसरे नाम थे अब वो नहीं बोलते इस मसले पे। अब स्वाभाविक सी बात है कि 4 तारीख तक का ही समय रखा गया है प्रेसिडेंशियल स्पीच पे डिबेट के लिए। तो वहां पर फिर ये कांग्रेस के 8 सांसद आए और चेयर पे बाकायदा, उनमें से 1-2 तो ऐसे भी थे जो चढ़ गए उसके ऊपर और पेपर फाड़ के उसको उड़ाया। और क्योंकि पहले इसके बारे में तय किया जा चुका है कि अब जो भी सांसद ऐसा करेंगे उनका निलंबन होगा, और कैमरे की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि वो दृश्य बहुत ज़्यादा नजर नहीं आया, अदरवाइज अंदर जो तस्वीर थी वो बहुत अगली थी। मैं तो वहाँ मौजूद था उस समय दिख के एकदम आ रहा था, पेपर फाड़ फाड़ के उड़ा रहे हैं आप वहाँ पे चेयर के सामने। तो वो तो नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चीज़ को एकदम से पकड़ लिया। और मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष ने जैसे रिएक्ट किया कल से, उसके बाद उनको और समझ में आ गया कि ये कमज़ोर नस है। अन्यथा उस चीज़ में जो बात राहुल गांधी कहना चाह रहे थे उसका लब्बो लुबाब एक लाइन में यही था कि उस किताब के हिसाब से या जो इस अंश को बोल रहे हैं उसके हिसाब से, किताब तो छपी ही नहीं है तो हम लोग नहीं पता कि क्या है किताब में, बट जो बात वो कह रहे थे सौरभ, उसका लब्बो लुबाब यही था कि पीएम ने आखिर में ये कहा था कि जो आपको उचित लगे वो करो। मतलब इससे अच्छा फ्री हैंड की बात क्या होगी? यही तो होना चाहिए ना कि आर्मी को आपने फ्री हैंड दे दिया। वो मसला सिर्फ इस लिहाज से उठा क्योंकि वो किताब छपी नहीं, उसको वो कोट करना शुरू कर दिए, वहाँ पे रिएक्शन आया, फिर वो बात आगे बढ़ती चली गई। अन्यथा उसमें भी कुछ ऐसी बात है ही नहीं जो कि लगे कि हाँ कोई बहुत बड़ा स्कूप आप लेके आ गए हो। ऑलरेडी मैगजीन में छप चुकी है, बाहर पब्लिक डोमेन में है वो सारी चीज़ें। राहुल गांधी समझ रहे हैं कि क्योंकि सरकार इस पर रिएक्ट कर रही है तब उसको और घुमाने की कोशिश। ये सर इसमें कहीं कुछ ऐसा आपको लगा, सारी अभी तक जितनी डिटेल्स आई हैं इस डील की, कि ये कोई सरेंडर है या हमने अपने इंटरेस्ट जो है सेफ गार्ड नहीं किए हैं भारत ने, या उनकी ज्यादा चल गई हमारी कम चली है? नहीं, कुछ तो उनकी थोड़ी ज्यादा चली है भाई। पहले हमारे भाई पर जिंदगी की असलियत है, अमेरिका 30 ट्रिलियन है, हम 4 हैं,
चाइना 20 है, छोटे बड़े जो भी, पूरी दुनिया इस समय ट्रंप से डील करने में परेशानी में है। जापान ने जो डील करी 15% टैरिफ, उस पे जापान ने प्रॉमिस किया कि $550 बिलियन जापानी कंपनी अमेरिका में इन्वेस्ट करेंगी। यूरोपियन यूनियन वो डील 15% करने के बाद उनका प्राइम मिनिस्टर चला गया। हाँ एग्जैक्टली, हाँ यूरोपियन यूनियन 15% टैरिफ पे एग्री करा है। उसके अलावा उन्होंने $1.35 ट्रिलियन अमेरिका में अगले 3 साल में इन्वेस्ट करने को प्रॉमिस किया है। साउथ कोरिया 15% प्लस $350 बिलियन इन अमेरिका इन्वेस्टमेंट्स इन शिप मेकिंग। अभी 10% और ऊपर लगा दिया हाँ अभी, हाँ वो कह रहा है कि वो, क्योंकि कह रहा है कि आपने वो डील रेटिफाई नहीं करी है, पार्लियामेंट से नहीं पास कराई। तो ये आई मीन हेजेमॉन है। ओके वो अलग, सर हमको but हमको थोड़ी बेहतर तो डील मिली ना। इंडोनेशिया 19% है, वियतनाम 20% है, बांग्लादेश 20% है, चाइना 34% है, हम 18% है, इवन पाकिस्तान पर 19% टैरिफ है। एक चीज और है सौरभ जी, देखिए मैं अगेन कह रहा हूं, अगर ये डील ना होती, मानो ऐसे ही चल रहा था जो हम पे 50% था, हमारा कितना नुकसान होता। ओके, कितना एक्सपोर्ट्स का नुकसान होता, कितना इसका नुकसान होता, जॉब्स का, वो सामने था हमारा। अब ये डील हुई है, ठीक है 18% है। अमेरिका का एवरेज इंपोर्ट ड्यूटी ट्रंप के आने से पहले 3% होता था, मोटा मोटा। ट्रंप जो आया, इसके एडवाइजर्स ने प्लान करा कि एवरेज टैरिफ अमेरिका में हम 20% कर देंगे। अच्छा, अमेरिका इंपोर्ट करता है करीब $3 ट्रिलियन सालाना, 3% टैरिफ था तो करीब $90 बिलियन अमेरिकन ट्रेजरी में आता था। अब ये 20% लगा देंगे तो 3 ट्रिलियन का 20% हो गया। एवरेज टैरिफ 20% कर दिया ट्रम्प ने। एवरेज 20 ये की तरफ जा रहे हैं, किसी पे 34, किसी पे 18, बट 20 पे पहुंचेंगे। तो जो पहले अमेरिकन रेवेन्यू सर्विस को, ट्रेजरी को $90 बिलियन $100 बिलियन आता था, वो $600 बिलियन आएगा साल का। ट्रंप को उस पैसे को देखना है और वो उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो ये ट्रंप की स्ट्रेटेजी है रिगार्डिंग टैरिफ्स। ओवरऑल वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट। वी शुड बी एब्सोल्युटली फाइन विद इट। यस, वी शुड बी हैप्पी। मैं एक चीज छोटी सी वो कहूंगा, इस डील का जो अपसाइड आया, जैसे आपने कहा ना, मोदी जी कह रहे हैं कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो एक्सपोर्ट का, इस डील से जो हम कह रहे हैं कि अगले 2030 तक $500 बिलियन हो जाएगा, तो जो फायदा हमें अपसाइड आता है उसमें से मैं कहूंगा 1% या 2% सरकार को और कॉरपोरेट्स को भी जो कमा रहे हैं, एक अलग ग्रोथ फंड में डालना चाहिए। और उस फंड द्वारा हमें दुनिया भर में अपना एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन के लिए मेजर एम्फोसिस करना चाहिए। हमें दुनिया भर में अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। ये सारी ट्रेड diversify डील्स करना है। जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं, हाँ, उसको लीवरेज करना है। उसको लीवरेज करना है, क्योंकि देखिए इन ट्रेड डील से बेनिफिट होगा ना, इकोनॉमिक बेनिफिट होगा ना, सरकार के पास भी कुछ टैक्स आएगा। ये कंपनी जब प्रॉफिट करेंगी टैक्स देंगी कुछ सरकार को, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन, जो कंपनीज भी जो प्रॉफिट कमा रही हैं, ठीक है, उसका एक छोटा सा परसेंटेज एक ये ग्रोथ फंड सा बनाए, जिसके द्वारा हम एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजरली एम्फोसिस करें। सर अब राहुल जी कौन बताएगा कि बात कुछ होने की है? कोई नहीं बता सकता भाई। वही कहावत जो है कि भाई आप सोते हुए को जगा सकते हैं, जो जगा हुआ है, सोने का नाटक कर रहा है, उसको कैसे जगाएंगे? उनको जो ग्राउंड रियलिटी है इस देश की पॉलिटिक्स की, वो समझ में नहीं आती और वो समझने को तैयार नहीं है। उनको लगता है कि मेरा रास्ता सही है, इस पर चलता रहूंगा, एक दिन मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। कल आप पार्लियामेंट जाएंगे ना? बिल्कुल, और प्राइम मिनिस्टर का जवाब भी होना है। अब कल प्राइम मिनिस्टर का जवाब भी है वो। कल शाम में नहीं, मैं तो ये कहने वाला था कल जाएं तो राहुल जी को आप ही ट्राई कर लेना सुनना। बहुत शुक्रिया सर, समय इतना ही था। प्रदीप जी, रविंद्र जी, बहुत धन्यवाद आपका। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। ये था कॉफी पर कुरुक्षेत्र पर आज का इस ट्रेड डील के फाइनल होने की सारी अंदर की बातें जानने का एपिसोड।